प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ की वर्चुअल बैठक। कहा, लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निपटान हेतु सोशल मीडिया टीमें करें गठित। चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद व प्रत्याशी हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए लगाया प्रतिबंध। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी। राम मंदिर में सूर्य किरणों से हुआ रामलला का सूर्याभिषेक। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और किसानों ने अंबाला के शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक किया जाम। 34 से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित, 11 को करना पड़ा रद्द। यात्रियों को हुई भारी परेशानी। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर सभी उपायुक्तों और सह जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अपने जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निपटान के लिए सोशल मीडिया टीमें गठित करें। उन्होंने जिला उपायुक्तों से कहा कि वे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की मैपिंग करवाएं ताकि लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारियों तथा वैकल्पिक पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग करवाई जाए। इसके साथ ईवीएम मशीनों का पहले दौर का रैंडमाइजेशन किया जाए। प्रदेश में नए वोट बनवाने के लिए 26 अप्रैल तक कोई भी फॉर्म 6 लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के घर से वोट डालने का विकल्प समय रहते ले लिया जाए ताकि उन्हें वोट डालने में कोई दिक्कत न आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण करें। इस बार चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में मतदान को बढ़ाने के लिए क्यू मैनेजमेंट ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद व प्रत्याशी हेमा मालिनी पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान सुरजेवाला किसी तरह की सार्वजनिक बैठक, रोड शो, इंटरव्यू और सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा नेता व सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि बिना तारीख वाला वीडियो छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और मेरा इरादा अभिनेत्री को अपमानित करने या ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। चुनाव आयोग ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी करने के लिए सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पलवल में भाजपा द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। इस अवसर पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक दीपक मंगला सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत अमूल्य है, लेकिन पिछली सरकारों में हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्य विलुप्त हो रहे थे। भाजपा सरकार ने दोबारा भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का कार्य किया है। हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भाजपा लोगों के हित में कार्य करने वाली और देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाली सरकार है। पलवल जिले में पिछले 10 वर्षों में काफी विकास किया गया है। और इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका होगी। भाइयों, मैं लगातार फरीदाबाद के इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर गया हूं और सभी जगह से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। लोगों के हित के ऊपर ये उतरने वाली सरकार है। आज इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश के अन्नदाता के साथ अन्याय किया था, जबकि भाजपा ने किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों, काम ज्यादा किया है, बातें कम की हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों जो इस प्रकार की बातें करते हैं, कभी तो भारत जोड़ने की यात्रा लेकर के निकलते हैं, और अब अगर मैनिफेस्टो भी निकाला कि हम न्याय देंगे। अरे ना, तो भारत पहले टूटा हुआ था और आपकी सरकार के अंदर तो देश के लोगों के साथ अन्याय होता था। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। आपने 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया और लोगों को भाइयों अन्याय से भुगतना पड़ा, अन्याय उनके ऊपर होता रहा। अगर हमारे भाई को किसी को एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो 3 दिन तक लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शाम कुरुक्षेत्र के मां भद्रकाली मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद दिया। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा और कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने भी मां भद्रकाली के जागरण में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व हमें नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दुर्गाष्टमी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये हमारी संस्कृति के पर्व हैं, हमारे संस्कार के पर्व हैं और हमें इन पर्वों से एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में होता है और मैं सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने लगातार विकास किया है और नए आयाम स्थापित किए हैं। माता रानी के आशीर्वाद से एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया विकसित भारत का सपना साकार होगा। एक विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। जिस गति से देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, मैं सभी प्रदेशवासियों से भी, देशवासियों से भी आज मैं ये अपील करना चाहूँगा, ऐसा व्यक्तित्व जो निस्वार्थ भाव से इस देश को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करना और उनको बड़े मैंडेट के साथ तीसरे बार इस देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसा हम सब मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा एवं नगर निगम पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि अंबाला लोकसभा सीट को जीतने का संकल्प लेना है। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी बने, इसके लिए सभी कार्यकर्ता मेहनत करें। 400 पार एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प और उनके द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को जन जन तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी की उस की माला पूरे देश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले में डालने जा रहे हैं। उस माला का हिस्सा अंबाला लोकसभा क्षेत्र भी बने। आज हमने इस हवन यज्ञ के द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही है,
इस मौके पर अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ें। अगले 40 दिन तक सब घरों में राम नाम की अलख जगाएं और 25 मई को मतदान कर भाजपा को विजयश्री दिलाएं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जो एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो हमारे अपने ही हिंदुओं के लिए और अपने संस्कार के लिए, जिसकी हम हर बार सुबह उठते राम राम करते हैं, शाम को सोते समय अपने बुजुर्गों को राम, उसके लिए एक नए भारत का शुभ आरंभ और नए भारत की नींव भी उन्होंने रखी है। वर्तमान के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब बन के सबको एक राम राम हर घर में कहनी है 40 दिन तक, और 25 मई को एक एक वोट डाले और अपना बूथ जीते। हम कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, उसके निमित्त हम सब काम करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ दिन। सिरसा में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र पेश किया है उससे भारत सिद्धि की ओर बढ़ेगा। भाजपा का संकल्प पत्र उसका अगले 5 सालों का विजन है। इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित देश के तमाम वर्गों का कल्याण निहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जो गारंटियां दी हैं उन सबको पूरा करने की दिशा में ये ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा गया है। तंवर ने कहा कि कांग्रेस केवल घोषणा पत्र जारी करती है और पूरा होने की गारंटी स्वयं खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेते हैं, इसलिए हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं। ये संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी 2024 में कहेगी वो तो करेगी, लेकिन उससे आगे बढ़ के भी बहुत से मैं समझता हूँ कि ऐसे काम है। जब 4 जून को 400 पार होगा, 2/3 से ज्यादा बहुमत इस भारतवर्ष के 140 करोड़ जो नागरिक हैं उनके आशीर्वाद से मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में तरक्की होगी। अभी बहन निताशा जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रखी यहाँ पर। वहीं अंबाला से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया ने भी कल पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत विकास की ओर अग्रसर है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ भाजपा कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में करवाए कार्यों की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में कई गारंटियां लोगों को दी गई हैं, जिनमें 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, उनकी खेलों में भागीदारी बढ़ाने, कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर उनके स्वस्थ जीवन के लिए और अधिक प्रयास करना शामिल है। उन्होंने ट्रेनों के आधुनिकीकरण और सुविधाएं बढ़ाने के लक्ष्यों की भी जानकारी दी। लोगों का समर्थन लेने के लिए लोगों के बीच में जा और देश के प्रधानमंत्री ने एक गारंटी और वो ले रहे। ये तीसरी बात, अगर भारत के मतदाता मुझे तीसरी बार भी चुन के भेजते हैं, तो इस भारत जो हम पहले कहते थे कि ये सोने की चिड़िया, अब इसको विकसित भारत बनाने के और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो हमारे बच्चे जो बाहर विदेशों में जाते हैं कि ऐसा राष्ट्र बनाकर जाऊंगा, 100 साल तक की भारत के लिए नीतियां बनाकर जाऊंगा कि मेरे युवा किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए परसों होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 से शाम 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाता है। आज शाम से इन 102 सीटों में सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में परसों वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की सीटें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में जजपा की ओर से फरीदाबाद के लिए घोषित प्रत्याशी नलिन हुड्डा ने कहा है कि वे बदलाव का नारा देते हुए अपना चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे।
वो सभी वर्गों को साथ लेकर अपना चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा में बहुत से मुद्दे और परेशानियां हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे और भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगे। फरीदाबाद को आज ऐसे युवा नेतृत्व की जरूरत है जो पढ़ा लिखा हो और क्षेत्र की आवाज संसद में उठाए। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में हम पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। इस चुनाव में सभी युवा और नए वोटर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव उन्हीं का है। और फरीदाबाद को एक बेटर ऑल्टरनेटिव, एक बेहतर चेंज देने की जो आज मांग है एक आम फरीदाबादी द्वारा, वो जननायक जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी परेशानियां हैं जिससे फरीदाबाद जूझ रहा है, बहुत से ऐसे काम हैं जो फरीदाबाद में नहीं हुए और होने चाहिए। तो हमारा प्रमुख एजेंडा यही है कि उन कामों को लेकर आगे जाएं, लोगों के बीच में एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स देने का काम करें और फरीदाबाद को कहीं ना कहीं एक बेहतरी की दिशा में लाने। हमारा चुनाव सिर्फ एक कास्ट स्पेसिफिक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा चुनाव पूरा फरीदाबाद एक होकर लड़ेगा। आज अगर कोई मुद्दा किसी को अफेक्ट कर रहा है फरीदाबाद में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक जाट कम्युनिटी को कर रहा है या वो किसी अदर कम्युनिटी को नहीं कर रहा। सभी लोग मिलकर फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सबके लिए कॉमन है। पूरे देश में आज रामनवमी की धूम है। लोग प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर हैं और पूरा भारत इस समय राममय हुआ है। रामनवमी पर आज अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम का सूर्य तिलक सूर्याभिषेक किया गया। दोपहर 12:01 पर सूर्य अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो करीब 5 मिनट तक चला। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य हो उठा। श्रीधाम अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में ये पहली रामनवमी है। इससे पहले कल देर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया भर के राम भक्तों से प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक के अलौकिक क्षण का साक्षी बनने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है जिसमें प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक का अलौकिक अवसर भी आया है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का समय है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पावन पर्व सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। निस्वार्थ प्रेम, पराक्रम और उदारता के उच्चतम आदर्श स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के शुभ दिन पर हम एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें जहां सबका जीवन गरिमापूर्ण हो और सर्वत्र समृद्धि का प्रचार हो। वहीं रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जीवन समर्पित करने वाले राम भक्तों से संत महात्माओं को नमन करने का आह्वान किया। उन्होंने एक्स पर देशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में रचे बसे हैं, अंतर मन में समाहित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के निर्माण के सशक्त आधार बनेंगे। उनका आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। आज चैत्र नवरात्र के 9वें दिन मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। मां की उपासना के बाद कन्या पूजन किया जाता है। पारण के बाद चैत्र नवरात्रि का महापर्व संपन्न हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि 9वीं के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का फल मिलता है। आज सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उधर पंचकुला स्थित माता मनसा देवी शक्तिपीठ में
श्रद्धालुओं ने माथा टेका और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर भक्तगण रात से ही हाजिरी लगा देते हैं और सूर्योदय की पहली किरण के साथ मां के दर्शन करते हैं। आज मंदिर में मां का दिव्य श्रृंगार किया गया है। मंदिर में माथा टेकने के बाद कंचक पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि मां के दरबार में आकर उन्हें खुशी व आनंद की अनुभूति होती है। मां मनसा देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। विदेशों से दर्शनाभिलाषी यहाँ मंदिर में आए हुए हैं, उनके भावों को उनसे हमने कुछ प्रेरणा स्रोत सीखे हैं। ये इतना ही नहीं, मंदिर की सजावट, इनकी सुंदरता इनको और भव्य बना देती है। और इसके साथ साथ बाहर से, विदेश से, सभी जगह से आए हुए दर्शनाभिलाषियों की रुकने की व्यवस्था एवं उनके भोजन की व्यवस्था श्री माता मनसा देवी के भंडार गृह में भी की गई है। मेरा माता रानी के प्रति बहुत भाव है और बहुत श्रद्धा है। हमारी महारानी हमारी सारी सुनती है बातें। जब भी हम घर में बैठे भी याद करें, माता रानी बुला लेती है। मैं कल भी आई थी और आज फिर आई हूँ। महारानी ने फिर मुझे चिट्ठी डाली कि तू आ जा। मैं आज फिर आई हूँ, मेरे से रुका नहीं गया। और महारानी का जो नाम मनसा देवी है, मेरी माता रानी सबकी मनसा पूरियां करती है। मैं यहीं की लोकल निवासी हूँ, पर आज का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज का नज़ारा इतना अच्छा है यहाँ पे कि दिल खुश हो गया। मैंने व्रत रखे हुए माता के और मैं आज यहाँ माता के दर्शन करने आई। थोड़ा टाइम लगा पर दर्शन बहुत अच्छी तरह हो गए। बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल से खुशी हुई माता के दर्शन करके। मेरे नवरात्रे सफल हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इसके चलते 34 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुईं और 11 को रद्द करना पड़ा। किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलबेहड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सफ़र कर रहे यात्रियों का कहना था कि इस तरह रेल रोकना अनुचित है। ट्रैक जाम कर रेलगाड़ियों को रोकने से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों को चाहिए कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, न कि रेलगाड़ियों को रोकें। शामली से आया हूँ, अमृतसर में जॉब करता हूँ। अमृतसर जा रहा हूँ। करनाल से बैठा था मैं ट्रेन में। सर अभी पता नहीं, ये बोला जा रहा है कि किसान लोगों ने रैक रोका हुआ है, इसलिए वाया चंडीगढ़ जाएगी। अभी आधा पौना घंटे से ट्रेन खड़ी हुई है। पता है आम जनता बहुत परेशान है। अब मुझे भी सर ड्यूटी ज्वाइन कर रही थी। अब बताओ मैं किस टाइम तक पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा। मेरे तो आज के पैसे भी कट जाएंगे वनडे से। तरीके से बात करो ना सर, सरकार सुनने के लिए तैयार तो है। कम से कम एक जो है मंच पे तो आए ना। दिल्ली से आए हैं, जलंधर जा रहे हैं, रास्ते में यहाँ फंस गए। अम्बाला कैंट में तो सुनने में आया कि शंभू बॉर्डर में किसानों ने जाम लगा रखा है रेलवे पटरी। तो कोई उम्मीद नहीं है कि कब चलेगी कब नहीं चलेगी। अंदर ही अंदर से निकालेंगे, ये सुनने में आ रहा है। आम पब्लिक का रास्ता रोकना ये किसी तरह से गलत है। ये पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होती। आप धरना दीजिए, शौक से दीजिए, कहीं ऐसी जगह पे दीजिए किसी को परेशानी ना हो। हम लोग बिहार से चल के आए हैं तो परेशानी नहीं है। धरना प्रशासन ये गाड़ी रोकने के लिए नहीं चाहिए। जो हम लोग को अभी तो बिहार से आ रहे हैं वो तो हम लोग को जाना चाहिए। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा है कि गेहूं के सीजन में सभी मंडियों में फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मंडियों में व्यापारियों और किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फसल की राशि का भुगतान भी नियमानुसार कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कल कुरुक्षेत्र के थानेसर और पिपली क्षेत्र की अनाज मंडियों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना व गेहूं की कटाई से लेकर मंडी तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने व्यापारियों से भी खरीद कार्य, उठान कार्य के बारे में बातचीत की। साथ ही मुख्य सचिव ने खरीद कार्यों में और सुधार लाने के लिए किसानों, व्यापारियों और अधिकारियों से सुझाव भी लिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में गेहूं की खरीद का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को अधिकारी तुरंत दूर करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नलवाड़ी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम आखिरकार अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। पीएम ने जनसभा में कहा कि 2014 में मोदी एक उम्मीद बनकर आया था, 2019 में एक विश्वास लेकर आया था और 2024 में गारंटी बनकर आया है। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी के पूरी होने की पूरी गारंटी है।
नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? 4 जून क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है, एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कल चंडीगढ़ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। हरियाणा सिविल सचिवालय SC/ST कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ये गर्व की बात है कि बाबा साहेब कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। लंदन में अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल करते समय वे जिस आवास में रहे उसे स्मारक स्थल बनाया गया है। बाबा साहेब ने संविधान द्वारा भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का दर्जा दिलवाया। जाने माने विश्वविद्यालयों में से एक है कोलंबिया विश्वविद्यालय। अगर उसमें सीट प्राप्त करना, उसमें विद्या प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहब ने 1914 में कोलंबिया विश्वविद्यालय, शायद पूरा देश के पहला व्यक्ति थे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना तालीम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट प्राप्त किया। तभी उन्होंने लंदन में अपना आवास, जिसको आज एक मॉन्यूमेंट के रूप में भारत सरकार ट्रीट कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के शिक्षित बनो आचरण को आदर्श मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के प्रोफेशनल स्किल को अपग्रेड किया जाएगा ताकि वे बेहतर ढंग से जनता की सेवा कर सकें। बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए सामाजिक समरसता और सदाचार पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की तरह हमेशा कठिन लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, तभी हम हर बाधाओं को पार करते हुए वांछित मुकाम हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य कठिन होना चाहिए, जैसा उन्होंने हम सबको सिखाया। शिक्षित बनो, संगठित बनो। ये हम सब के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर लागू होता है। तो हम यहाँ आ गए सरकार की सेवा में, जनता की सेवा में, पब्लिक की सेवा में, तो संगठित भी होना चाहिए, जो आज आपने एक बहुत अच्छा मिसाल सबके सामने दिखाया, दर्शाया। मैं आपको बधाई देता हूँ। शिक्षित तो हमारे बच्चों का भी होना चाहिए, शिक्षित तो हमारा खुद का भी होना चाहिए। लर्निंग, एजुकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस तरह अपने आप को हम शिक्षित बनाएंगे, उतना जनता जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।